everyone once again to this new practice section for electric and electronic communication science, जहां पर कि हम आज फिर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं और बातचीत करने वाले हैं इनके सॉल्यूशन के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी दिक्कत के। फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, इट इज पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए मेरी पावर का इनमें से कौन सा सही फॉर्मूला है, आपको यहां पर इसमें बताना है आपको यहां पर। यहां पर हम बात करें कि इलेक्ट्रिकल पावर में हमारे पावर की फॉर्मूले की चर्चा करें तो पावर बेसिकली तौर पे हम बोलते हैं वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, या फिर एक और रिलेशन आता है यहां से V स्क्वायर बाई आर, या फिर एक और रिलेशन आता है I स्क्वायर बाई आर का रिलेशन आता है हम जब पावर की फॉर्म की बात करते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए विल बी ट्रू, इट इज V इंटू आई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच मटेरियल इजीली अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक। इनमें से कौन सी चीज है जो करंट को इजीली अपने में से पास करना होती है। तो उसमें हम बात करते हैं हमारा जो कंडक्टर है वो इजीली अपने में से करंट को पास होने देता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज ट्रू। ठीक है, इंसुलेटर हमारा अपोजिशन करता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम बेसिकली तौर पे इंसुलेटर, और हमारा इस तरह का मीडियम की बात करी जाती है जो अपने अक्रॉस कुछ वोल्टेज बना सके। ठीक है, और सेमीकंडक्टर कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की आपकी कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस के बारे में बातचीत करता है। ओके, अगला है एक आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस बताना है एक पर्टिकुलर लैंप का जिसकी रेटिंग आप लोगों को यहाँ पर गिवन है कि उसकी रेटिंग है 100 वॉट और 200 वोल्ट। मतलब एक लैंप आपको दे दिया गया है जिसकी रेटिंग है 100 वॉट की, और आपका वोल्टेज इसकी रेटिंग वोल्टेज रेटिंग जैसे आप घर के बल्ब लाते हो तो क्या बोलते हो कि 2 वोल्ट का बल्ब है सर, 5 वोल्ट का बल्ब है, और नॉर्मली वो कितने वोल्ट पे काम करती है तो 230 वोल्ट पे काम करती है। तो ऐसी कोई रेटिंग है कि रेटेड वोल्टेज आपको गिवन है और रेटेड वॉट गिवन है कितने पावर पे एक मैक्सिमम काम कर सकती है। तो आपको बताना है कि जो मेरे पास में बल्ब है इसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ध्यान देखिए, इसके पहले मैंने आपको एक पावर का फॉर्मूला समझाया था। व्हाट शुड द फॉर्मूला फॉर पावर, V स्क्वायर बाई आर, और एक था I स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो देखिए यहां से हमें पावर की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर हमें वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं P इक्वल टू V स्क्वायर आर फॉर फाइंडिंग आउट द रेजिस्टेंस ऑफ ए बल्ब, दैट इज V स्क्वायर अपॉन P, और V स्क्वायर की वैल्यू दे रखी तुम्हें 200 का होल स्क्वायर, और P दे रखा है 100। तो यहां से आ जाएगा 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 400 ओम का आपका रेजिस्टेंस होगा। सो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू फॉर यू। बहुत छोटे क्वेश्चन ऐसे आप लोगों को पूछे जाएंगे। ओके, अगली बात सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको समझाई थी। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या कहता है कि कभी एज्यूम्पशन पहले आपको समझा दूं, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता था। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि कभी आपके पास में एक सर्किट है जहां पर एक या एक से ज्यादा आपके पास में सोर्सेस हैं, ठीक है, और कभी किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में वोल्टेज या फिर उसमें बहने वाले करंट की वैल्यू चाहिए। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पर मुझे R2 रेजिस्टेंस का अक्रॉस वोल्टेज या इसके अंदर बहने वाले करंट की वैल्यू चाहिए। तो हम बोलते थे कि आपको यहाँ पर जो वोल्टेज जो करंट सोर्स दे रखा है इसको इंडिविजुअली आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर इसके अक्रॉस में, इंडिविजुअली एक एक करके हर रेजिस्टेंस की वैल्यू को आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पर। लेट अस अज्यूम V वोल्टेज पहले लगाएंगे, और इस जब वोल्टेज V को आप लगाओगे यहाँ पर तो इसके अलावा जो भी मेरे पास करंट सोर्सेस हैं, वोल्टेज सोर्सेस हैं, वो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाएंगे। इट सेंस कि आपके पास में कोई करंट सोर्स है तो वो हो जाएगा आपका ओपन सर्किट, और कभी आपके पास में कोई वोल्टेज सोर्स है तो वो हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। और ऐसा क्यों बोला था मैंने आपको, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है मेरे अमीटर का वो क्या होता है मेरा, इट शुड बी इनफाइनाइट। ओके, और ये होता है मेरे पास में 0। ठीक है, दैट्स व्हाई आई विल से दिस। तो यहां पर जब मेरा रेजिस्टेंस होगा
यहाँ पर ये हो जाएगा ओपन सर्किट। जब मैं करंट सोर्स लगाऊंगा यहाँ पर तो ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और ये मेरा करंट सोर्स यहाँ पर चलेगा और इसके द्वारा दोनों के दौरान जो भी मेरा करंट और वोल्टेज उसको इक्विलेट करता हूँ, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी होती है। तो इस सुपरपोजिशन थ्योरम में वी कंसीडर द इफेक्ट ऑफ वन वोल्टेज सोर्स ऑल अदर वोल्टेज सोर्स आर। तो मुझे जब एक वोल्टेज सोर्स लगाया था बाकी के सारे वोल्टेज सोर्स किससे रिप्लेस करते हैं, तो हमें यहाँ मालूम है, मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी वोल्टेज सोर्स है उसको छोड़ के वो सारे क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग रेजिस्टिविटी। इनमें से कौन सा चीज रेजिस्टिविटी के लिए ठीक है क्या, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिफरेंट कंपोनेंट है। ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस का हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, तो जहां पर हम बोलते हैं रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है मेरे किन किन चीजों के ऊपर, मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है रो के ऊपर, मटेरियल के ऊपर, लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और इसके अलावा वो डिपेंडेंसी करता है मेरे टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, कि कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ है उसके ऊपर भी मेरा डिपेंडेंसी करता है। तो आर की वैल्यू मेरे टेम्परेचर चेंज पे भी डिपेंड करती है। मगर कभी हम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिविटी या फिर रो की वैल्यू की बात करें तो रो की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा आर इज मल्टीप्लाई बाय ए बाय एल। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम बात करते हैं कि मेरा जो रो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर और मेरी डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, ना टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी नहीं करता है। यहाँ पर हमें बात करेंगे रेजिस्टिविटी के केस के अंदर, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बारे में, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इट डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, नहीं, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन। हाँ, तो ये बात हमारी ट्रू है कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ट्रू विथ रिगार्ड टू रेजिस्टिविटी, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, इट डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो मेरे जो दोनों हैं लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। मगर ज्यादा ट्रू क्या चीज है जिसको हम नेग्लिजेंस करना चाहते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास में यहाँ पर ट्रू वैल्यू मेरे पास में। अगला क्वेश्चन है, ये बेसिकली तौर पे मेरा मैक्सिमम पावर थ्योरम का क्वेश्चन है, जहां पर ये बोला गया कि एक कोने के ऊपर आपको एक सर्किट दिखाई दे रहा है जहां पर कि आपके पास में एक एसी सोर्स लगा हुआ है जिसका वोल्टेज VT है। यहाँ पर इसका एक सोर्स इंपेडेंस है जिसकी ZS की वैल्यू दे रखी है और इसके बाहर एक लोड रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसकी वैल्यू कितनी है, Z की वैल्यू मेरे पास गिवन है मेरे पास में। अब बोल रखा है कि मेरे पास जो सोर्स इंपेडेंस ZS है इसकी वैल्यू गिवन है 6 + j 8 वैल्यू दे रखी है। अब बोला है कि कभी आपको मैक्सिमम रियल पावर ट्रांसफर करनी है आपके ZL को, मतलब जो आपकी लोड इंपेडेंस है इसको मैक्सिमम कभी मुझे पावर ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए यहां पर मेरी ZL की वैल्यू को क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ ZL। कितनी, जब मुझे मैक्सिमम पावर थ्योरम, तो यहां से मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है तो हमारी मैक्सिमम पावर थ्योरम में कहती है ये कहती है कि कभी आपका जो ZL है, ठीक है, या फिर आपके जो सोर्स इंपेडेंस है इसके वैल्यू आपका कंजुगेट हो जाए आपके किसके, लोड इंपेडेंस के, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो थेवेनिन इंपेडेंस है, ठीक है, थेवेनिन इंपेडेंस जो कि इंटरनल है वो मेरे कंजुगेट होता है किसके, मेरे लोड रेजिस्टेंस के कंजुगेट हो जाता है। अब एक कंजुगेट होने का मतलब क्या है, कंजुगेट होने का मतलब ये है कि आपके अंदर लेट अस अज्यूम कि ZS के आपका इंपेडेंस की वैल्यू है RS + j x ऑफ L, j XS की वैल्यू दे रखी है। तो आपको ZL की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर RS, और यहाँ पर जो रियल वैल्यू है उसको कन्वर्जन हो जाएगा किसमें,
माइनस के साइन में कन्वर्जन हो जाएगा, दैट्स इट। तो हम इसको बोलते हैं कि ये मेरा क्या हो चुका है, इसके अंदर कंजुगेशन हो चुका है बेसिकली तौर पे। आपके जो ये प्लस की साइन है आपकी इमेजिनरी रिप्रेजेंटेशन को, उसकी वैल्यू काय में कन्वर्ट हो रही है, माइनस में। ठीक है, कंजुगेट क्या करता है, प्लस के साइन को माइनस में कन्वर्ट करता है इमेजरी पार्ट के अंदर। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें ZS की वैल्यू ये है, तो ZL की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस J ऑफ 8 हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है आपका, डी ऑप्शन आपके पास में ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ हम बात करें किसके लिए, एसी सोर्स के लिए, जब हमारे पास में एसी सोर्स लगा हुआ है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कभी आपके पास में डीसी सोर्स लगा हुआ है तब आपकी मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहती है, इन दैट केस मैक्सिमम पावर थ्योरम कहती है कि आपका जो लोड रेजिस्टेंस है वो थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होता है। ठीक है, हम एसी सर्किट में इंपेडेंस की बात करते हो, डीसी सर्किट में आप रेजिस्टेंस के केस की आप बात करते हो। ठीक है, ये दोनों चीज डिफरेंस थोड़ा समझिएगा इन दोनों के अंदर। आप नेक्स्ट बात करें, एक आपको एक ट्रांसफार्मर जैसा एक सर्किट दिखाई दे रहा है, जहां पर आपको गिवन है कि एक वोल्टेज भी मैंने प्राइमरी साइड से अप्लाई करा है यहाँ पर पास में, और इस पर्टिकुलर जिस कॉइल के ऊपर आपने लगाया है उसका खुद का सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, और जो सेकेंडरी साइड है उसका आपके पास में इंडक्टेंस L2 है मेरे पास में। ठीक है, तो आपने बोला है कि कभी ये इसकी पोलरिटी गिवन है मेरे पास में, कपलिंग कोएफिशिएंट आपके पास में गिवन है, तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। वेयर आपको बता रखा है कि कपलिंग कोएफिशिएंट, इट मीन जो K की वैल्यू यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है, 0.6 है। तो कुछ कुछ फॉर्मूले यहाँ पर जो आपको समझ में आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सबसे पहले तो कि आपको कभी M की वैल्यू विद K की वैल्यू के रिस्पेक्ट में पूछी गई है, तो एक फॉर्मूला जो हमारे पास सदाबहार है, दैट इज K इक्वल टू रूट L1 अपॉन L2। ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए मेरे पास में। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस के लिए यहाँ पर हमारे पास में। ठीक है, तो कभी हम यहां से बात करें, K की वैल्यू 0.6 दे रखी है, L1 गिवन है 0.4, L2 गिवन है 2.5 मेरे पास में गिवन है, सो वी विल हैव 0.6, तो यहां से कितना हो जाएगा, 10 अप्रोक्सीमेटली जाएगा 1 के करीब, 1.0। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.6 हेनरी। ओके, दैट्स इट। ठीक है, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट्स योर सॉल्यूशन। एक और क्वेश्चन की तरफ पढ़ें, ये एक पैरेलल रेजोनेंस का सर्किट है। इसके प्रीवियस में जब हम बात कर रहे थे तो हमने एक सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात की थी। अब मैं आपको एक नया कंडीशन, दैट इज पैरेलल रेजोनेंस सर्किट्स की बात कर रहा हूं। तो हम लोग जब बात करते हैं पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की, तो हम पैरेलल सर्किट्स की बात करते हैं इन केस, तो थोड़ा डिफरेंस समझिएगा थोड़ा, क्योंकि डिफरेंस के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो सीरीज रेजोनेंस सर्किट और पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में अंतर क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं हम लोग, ताकि इस क्वेश्चन को कभी भी किसी भी तरीके से आए तो आप लोग कर पाए। तो ध्यान दीजिएगा, कभी हम सीरीज रेजोनेंस सर्किट की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि आपके सीरीज इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर यहां पर एक्सएल है और ये आपके पास में एक्सी है, तो एक्सएल की वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाती है। ठीक है, हम ये बात करते हैं। इन केस ऑफ पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, तो हम बोलते हैं कि सर आपके पास में करंट सोर्स है, उसके इक्विवेलेंट में आपके पास में रेजिस्टेंस है, आपके पास में इंडक्टर है, और आपके पास में कैपेसिटिव सर्किट है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट के अंदर आप बात करते हो एडमिटेंस की, इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करते हो, एडमिटेंस की बात करते हो, जिसको वाई से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो बोलते हैं G प्लस S, वेयर S रिप्रेजेंट करता है मेरे ससेप्टेंस को, S रिप्रेजेंट ससेप्टेंस एंड G रिप्रेजेंट कंडक्टेंस। तो भाई जो S है मेरे पास में, ठीक है,
इसके लिए हमारे पास में दो चीज आती है, एस सी माइनस एस एल की हम बातचीत यहां पर करते हैं, ठीक है। वेर एस सी और एस एल क्या है मेरे पास में, एस एल मेरे पास में इंडक्टिव ससेप्टेंस है और एस सी मेरे पास में कैपेसिटिव ससेप्टेंस है। एस सी की वैल्यू आती है जे ओमेगा सी, हमें डायरेक्टली चर्चा करते हैं, और एस एल की कैसे बात करते हैं, 1 जे ओमेगा एल की चर्चा करते हैं हम लोग इस तरह से, और कहते हैं कि इन केस ऑफ आपके पैरेलल कभी सिस्टम में कभी रेजोनेंस आ चुका है, तो बोलते हैं एस सी की जो वैल्यू है वो एस एल के बराबर हो चुकी है इन दैट पर्टिकुलर केस, हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा और डिफरेंस समझिएगा, इस पर्टिकुलर केस में जब एस सी की वैल्यू एस एल के बराबर हो चुकी है, ठीक है, तो यहां पर हमें बात करते हैं कि ओवरऑल जो मेरा एडमिटेंस है इस तरह से जी की वैल्यू हो गई है और एस की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास में 0 हो चुकी है। लेट अस देखिए इसकी वैल्यू आप यहाँ पर इक्वल टू आप देखोगे एस सी माइनस एस एल इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको पुट कर दो यहां पर, ओके। तो अपने पास में क्या बचा कि आपका जो एडमिटेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, आपकी जी के बराबर हो गई आपके पास में, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर केस। तो यहां पर हम ये बातचीत करते हैं कि आपका यहां पर थोड़ा उल्टे केस की हम लोग ये बातचीत करते हैं कि सीरीज के अंदर आपका जो करंट की वैल्यू है वो मैक्सिमम होती है, जिस कारण की इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, ठीक है। हमने दो चीज हमने पढ़ी थी। अब यार ध्यान दीजिएगा कि क्योंकि यहां पर ससेप्टेंस की वैल्यू हट गई है, तो आपकी इंपेडेंस की वैल्यू, आपकी जो एडमिटेंस की वैल्यू है वो एडमिटेंस की वैल्यू क्या हो चुकी, मिनिमम, कम हो चुकी। ध्यान दीजिएगा आपके पास में, सो वहां एन शुड बी मिनिमम, मतलब आपका एडमिटेंस क्या बोलता है कि करंट की वैल्यू कितने अपने अंदर ले सकता है, कितना एडमिट कर पा रहा है। कभी एडमिटेंस की वैल्यू कम हो रही है, इट सेंस हम बात कर रहे हैं कि इंपेडेंस की वैल्यू क्या हो चुकी है, उस सेंस में मैक्सिमम हो जाती है, और कभी जेड मैक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, इट सेंस हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस इन दैट, ठीक है, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। यहां पर इंपेडेंस की वैल्यू मिनिमम होती है, इंपेडेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है आपके पास में, ठीक है। इसको कर्वेचर भी दिखा सकते हैं मगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, और ध्यान दीजिएगा दोनों चीज में सेम होता है, यहां पर भी पावर फैक्टर यूनिटी होगा और यहां पर भी पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी ही होगी, ठीक है। पावर फैक्टर यूनिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दैट शुड बी सेम फॉर बोथ, ठीक है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दोनों के अंदर सेम होगा, ओके। पावर फैक्टर भी आपका क्या होगा, यूनिटी होगा इस केस में, ओके। दोनों के केस में सीरीज पैरेलल दोनों वाले केस के अंदर, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंजेस होने की बात नहीं है, बस ये दोनों मेन चीजें जो आपकी मेन अंतर आएगा। तो यहां पर हम बात करेंगे इस पैरेलल रेजोनेंस सर्किट के अंदर आपका जो करंट है विल बी, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी, ओके जी। चलिए आगे बात करते हैं। एक एसी का सीरीज आरएलसी सर्किट आपके पास में, इस सीरीज आरएलसी सर्किट के अंदर वोल्टेज अक्रॉस आर एंड एल इज 20 वोल्ट, मतलब ये आर और एल के अक्रॉस में जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है आपके पास में। यहां पर वोल्टेज अक्रॉस एल एंड सी, इंडक्टर और कैपेसिटर्स के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना है, 9 वोल्ट दिया हुआ है। वोल्टेज अक्रॉस आरएलसी, मतलब इन तीनों के अक्रॉस का जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वैल्यू आपको दे रखी कितनी, 15 वोल्ट है। मतलब जो वोल्टेज हमने यहां से अप्लाई करा वो कितना वोल्ट है, 15 वोल्ट मैंने अप्लाई यहां से कर रखा है। तो आप लोगों को बताना है कि यहां से वीसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। सो फॉर दिस पर्टिकुलर केस हमें सबसे पहले तो सीरीज आरएलसी के लिए हमारा जो वोल्टेज हम जो अप्लाई करते हैं उसको हमें लिखना पड़ेगा। तो हम सीरीज आरएलसी केस की बात करें तो हम बोलते हैं जो टोटल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं V, उसकी वैल्यू इक्वल होगी मेरे पास में कितना वोल्टेज रेजिस्टेंस में लग रहा है, कितना वोल्टेज उसकी इमेजरी वैल्यूज VL और VC को मेरे पास में लग रही है,
वी एल माइनस वी सी के केस की हम लोग चर्चा करते हैं यहाँ पर हमारे पास में। हमें V की वैल्यू मालूम है 15 वोल्ट, वी आर प्लस जे वी एल माइनस वी सी की वैल्यू हम लोग अब यहां से, ठीक है, ये हमारे पास अब एक इक्वेशन हमें यहां से मिल गई है। सेकंड हमारी इक्वेशंस की हम लोग बात करेंगे, तो हम बोलेंगे कि आपको गिवन है वी आर प्लस जे वी एल की वैल्यू आपके पास में कितनी गिवन है आपके पास में, 20 वोल्ट आपको यहां पर गिवन है आपके पास में। VLC का जो वोल्टेज आपको गिवन है कितना, 9 वोल्ट, ठीक है, ऐसा कुछ वोल्टेज आपको गिवन है। तो यहाँ पर R और L के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस काउंट कर रहा है, तो क्या है, मैग्नीट्यूड काउंट कर रहा है, तो यस इट विल काउंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिस्टम। इट सेंस ये कह रहा है कि जो VR है का होल स्क्वायर प्लस VL का होल स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी है, 20 वोल्ट, और जो VL का होल स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर है उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास में, यहाँ पर आपके पास में ये है। तो ये आपको बेसिकली मॉड दे रखा है आपको, ओके, ये आपको यहां तक चीज दे रखी है। और आखिरी चीज दे रखी है आपको मॉड ऑफ VRLC दैट इज 15 वोल्ट, ठीक है, ऐसा कुछ सर्किटरी आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, VL माइनस VC। ओके, दैट्स लाइक दिस। तो अब हम इस चीज को सॉल्व करना स्टार्ट करें, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, ठीक है, तो वन बाय वन इसकी करना चालू करते हैं। तो यहाँ से एक एक चीज लेके आएंगे, तो कभी इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाली इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमारे पास में आएगा 400 इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। सेकेंड वाली इक्वेशन से आएंगे 81 इज इक्वल टू वी एल का होल स्क्वायर प्लस वी सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से ऊपर से VL की वैल्यू रिप्लेस करके नीचे ला देते हैं हम लोग यहां से, ठीक है, क्योंकि VL और VC की वैल्यू यहां से हमें गिवन है क्वेश्चंस के अंदर, ओके, VL माइनस VC होगा ना, ओके, ठीक है। तो हम यहां से नोट डाउन करें, VL और VC को कट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 319 वी आर का होल स्क्वायर माइनस VC का होल स्क्वायर, ओके, वोल्टेज डिफरेंस है ना, तो ये एडिशन हो जाएगा वी आर प्लस वी एल का, ठीक है, मॉड है जी ओमेगा, ओमेगा की टर्म में आएगा, ठीक है, हमें मॉड तो भी मालूम नहीं है, ठीक, इसको थोड़ा हम ठीक कर सकते हैं, ठीक, यहाँ तक हमें इक्वेशन एक मिल चुकी है। अब हम इसको पुट आउट कर सकते हैं, इसको VL माइनस VC का होल स्क्वायर हो जाना चाहिए, तो ये VR स्क्वायर प्लस हो जाता है ये, ओके, RLC के अक्रॉस से वैल्यू दे रखी है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हमें सिर्फ VC चाहिए ना, हमें हमारे पास में, ठीक है, इसको हम यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो 15 है हमारे पास में VRLC है, उसको थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, इट शुड बी VR का होल स्क्वायर प्लस VL का होल स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा रखा हुआ है आपके पास में। तो VRLC यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हम VR की वैल्यू उठा के लेके आते हैं, तो 319 प्लस VC का होल स्क्वायर इक्वल टू VR का होल स्क्वायर, इसको उठा के इस पर्टिकुलर वैल्यू में पुट करें, 319 प्लस VC का होल स्क्वायर, VL प्लस VC की यहाँ से वैल्यू हमें गिवन है 81, इसकी वैल्यू 15 गिवन है हमारे पास में, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो 319 प्लस 81, तो ये हो जाएगा 400,
प्लस BC का होल स्क्वायर, 15 15 हो जाएगा 25। यप VL माइनस BC। एक सेकंड, मुझे कुछ डाउट है, एक सेकंड। श्योर 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 श्योर। 225 इधर जाएगा, 400 से 185 for a root 175 of root। वेट हाँ, 13.22। ना ना ना, सही बोल रहे हो, VL माइनस VC के हिसाब से जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, तो मेरा ये यहाँ से भी चेंजेस आएंगे। सॉरी, हम यहीं से ही चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से गलती स्टार्ट हुई। तो VLC जो मेरे पास में है दैट इज 9 वोल्ट, तो उसको हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। VL का होल स्क्वायर माइनस VC के होल स्क्वायर से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं कि 81 इज इक्वल टू VL का होल स्क्वायर माइनस VC के होल स्क्वायर। इस तरह से डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन करा था। यहाँ से करेंगे VXL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। देन इन दैट केस, तो यहाँ से हम बात करेंगे VRL C इज इक्वल टू रूट ऑफ VR का होल स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। यहाँ तक तो सही जा रहा हूँ मैं। यहाँ से मैं 400 इज इक्वल टू VR का होल स्क्वायर प्लस VL का होल स्क्वायर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से तो कोई गलती नहीं, यहाँ से मेरे पास मेरे एंड पे। ओके, नाउ ये 15 है तो 15 का होल स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास में 225। ओके, यस यस, VL माइनस VC बोला। कभी हमें कह रहा है कि RL के अक्रॉस में है, तो बेसिकली मैग्नीट्यूड की भाषा की बात कर रहा है, VL माइनस VC नहीं कह रहा है। बेसिकली तौर पर VL और VC की वैल्यू फिर डायरेक्टली हम बहुत जल्दी निकाल सकते थे। तभी आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हो कि आप ये बोल रहे हैं सर भी कि बेसिकली VR माइनस VL की भाषा में 20 दे रहा है, और ये VL माइनस VC की भाषा के अंदर ये 9 वोल्ट दे रहा है मेरे पास में। तो यहाँ से डायरेक्टली हम क्रॉस कैंसिल कर सकते थे इसे, जहां से कि हमें आगे पीछे से थोड़ा सा करना पड़ता हमें। माइनस VC प्लस VL इज इक्वल टू 9, और यहाँ से VR माइनस VC लिख के हम लोग 9 वोल्ट लेते हैं। मगर ऐसी कोई चीज नहीं दी गई है, हमें पूरा एक्सप्लेनेटरी तौर पे हमें मॉड के फॉर्म में से समझाना पड़ेगा, ठीक है। 15 इंटू 225, इसका मॉड हट चुका है मेरे पास में। VR का होल स्क्वायर प्लस VL का होल स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर माइनस 2VLC। VL VC की वैल्यू यहाँ से मेरे पास में आ चुकी है। ओके, VL प्लस VC हमारे पास में ऊपर गिवन है, डेट इज 400 VC का होल स्क्वायर इंटू 2VL VC। ओके, तो यहाँ से मुझे VL की वैल्यू को रिप्लेसमेंट कराना है, तो यहाँ से हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय 81 प्लस VC का होल स्क्वायर इंटू रूट, ये हो जाएगा VL। इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, ये इधर जाएगा, माइनस के साइन जाएगा। ओके, इट शुड बी माइनस VL माइनस VC। ओके ओके, 225 इधर जाएगा तो 175 BC का होल स्क्वायर माइनस 81 प्लस VC का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय VC, माइनस का साइन आएगा, है ना। होल स्क्वायर बोथ द साइड्स, अगेन होल स्क्वायर करेंगे तो इसका मामला और बिगड़ जाएगा फिर। ओके,
इट शुड बी यस यस, एलओसी के अक्रॉस 9 वोल्ट लगा है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। तो VL माइनस VC की वैल्यू जो होगी वो 81 हो जाएगा होल स्क्वायर के अंदर। सॉरी फाइन, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। वोल्टेज अक्रॉस आर एन एल के अक्रॉस में 20 वोल्ट दिया हुआ है। मैग्नीट्यूड वाइज निकालना पड़ेगा, ऐसे तो वो नहीं निकल पाएगा, मैग्नीट्यूड वाइज ही निकालना पड़ेगा उसे, मैग्नीट्यूड वाइज निकालना पड़ेगा। आर प्लस जी बी एल, इसकी वैल्यू दी है हमें 20 वोल्ट। बी एल माइनस बी सी इज इक्वल टू 9 वोल्ट, ऐसा कुछ दिया हमें यहाँ पर। रिस्पेक्ट टू मोड है तो मोड की तो कोई टेंशन नहीं हमारे पास में। और दिया है वी आर प्लस जे वी एल माइनस बी सी की जो वैल्यू है वो हमें दी है 15 वोल्ट। अच्छा, इसकी वैल्यू को उठा के हम नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो इट शुड बी वी आर प्लस जे, इट शुड बी 9 वोल्ट इज इक्वल टू 15 वोल्ट। एंड यहां से सबसे पहले वी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। वेट, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम लोग। वी आर का होल स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर रूट ऑफ 15 वी आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है ना बेटा। 9 का होल स्क्वायर कितना होता है? 225 minus 81 and then 144, देन वी आर की वैल्यू हो गई मेरे पास में 12 वोल्ट। तो वी आर मेरा यहाँ से आ चुका है। वी आर की वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दूं फर्स्ट वाली इक्वेशन में। देन 12 प्लस जे वी एल इज इक्वल टू 20 वोल्ट, देन जे वी एल इज इक्वल टू 8 वोल्ट। तो वी एल की वैल्यू आ चुकी है 8 वोल्ट मेरे पास में। देन वी सी की वैल्यू मुझे यहाँ से चाहिए, सो इट शुड बी VL minus VC is equal to 9 volt, then VL minus 9 is equal to VC, then 8 minus 9 1 volt आना चाहिए, माइनस 8 12 वोल्ट गया ना। शुड बी मॉड से आरडी आंसर आएगा VL माइनस VC 64 माइनस 81, 64 माइनस 81 कितना आंसर आएगा? कुछ गलती हो रही है, गलती हो रही है। यहाँ तो ठीक था, 9 वोल्ट आ रहा है। VL माइनस VC प्लस होगा क्या फिर मेरे पास में? प्लस की साइन होगी तो उधर माइनस साइन जाएगा। ना 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 ना, प्लस की साइन तो नहीं होने वाली, तो यहाँ गड़बड़ी हो जाएगी मेरे पास में, यहाँ गलती हो जाएगी। देखिए बात सुनो, यहाँ मैं कर क्या रहा हूँ, पूरी कथा समझाता हूँ। यहाँ जो मैं अटका हूँ वो थोड़ी कथा समझा देता हूँ उसकी मैं। जब भी हम बात करते हैं इन सेंस ऑफ, कभी एसी सर्किट में किसी चीज के अक्रॉस में वोल्टेज दिया जाता है तो बेसिकली आरएमएस वोल्टेज दे रहा है। इट मींस बेसिकली वो मैग्नीट्यूड के बारे में समझाना चाह रहा है, ठीक है। इट मींस मैंने बोला है कि मेरे बल्ब के अक्रॉस में 20 वोल्ट मेरे पास एक कोई सीरीज सर्किट है, वहां पर 20 वोल्ट है। इट मींस हो सकता है कि जो मेरा बल्ब हो
उसके अंदर रेजिस्टेंस भी हो और इंडक्टेंस भी हो, और बोला है कि उसके अक्रॉस में मेरे पास जो टोटल वोल्टेज वो कितना निकला है, 20 वोल्ट मेरे पास में निकला है, और इट शुड बी आरएमएस वैल्यू मेरे पास में गिवन है। तो अब यहाँ पर तो वी आर वोल्टेज भी है और कितना वोल्टेज है, वी एल भी है, तो क्या इन दोनों का ऐड करोगे क्या, नहीं करते हैं। हम जब आरएमएस वैल्यू के टर्म्स के अंदर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारा जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो रियल वोल्टेज और जो मेरा मैग्नीट्यूड है इंडक्टेंस का उससे रिलेटेड बना। इट मीन्स हमारा जो हम ओवरऑल हम बात करते हैं टोटल वी जो हमने अप्लाई कर रखा है वो वी आर प्लस जे वी एल के अक्रॉस में, और इसका जो वन ऑफ द मैग्नीट्यूड है जिसको हम वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में दे रखा है 20 वोल्ट। ऐसा हम लोग बातचीत करते हैं इन सेंस, क्योंकि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड हमें इसका एंगल नहीं दे रखा है, तो हम एज्यूम करते हैं एंगल कुछ नहीं होगा अपने पास। तो ये बेसिक के तौर पे मैग्नीट्यूड की भाषा बोल रहे थे कि उसके अक्रॉस में कितना है, तो ये इस तरह से हम लोग लिंग्विस्टिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि कभी आर एल के अक्रॉस में इसने वोल्टेज दे रखा है तो ये बोल रखा है कि वी आर प्लस जे वी एल, ठीक है, और इसका मॉड हम जो बात कर रहे थे, और इसका मॉड के अंदर भाषा में बोला गया है कि इसका मॉड जो है वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर, उसकी वैल्यू आपको दे रखी 20 वोल्ट। वैसे आपको एल और सी, यहाँ पर थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि एल और सी जो मेरे पास वोल्टेजेस हैं, अब हो सकता है कि एल और सी के बीच में जो वोल्टेज है एक का वोल्टेज ज्यादा हो एक का वोल्टेज कम हो, तो नॉर्मली हम एजम्पशंस करते हैं कि हमारा वीसी का वोल्टेज कम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों रिएक्टिव प्रॉपर्टी के बेस में आते हैं। तो हमें बोल रहे हैं आपको कि इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जे वी एल माइनस वी सी के केस में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूं कि क्योंकि दोनों का जे के टर्म में ही है तो हम बोल रहे हैं कि वी एल, ठीक है, ओके। तो फिर हम यहां से इसको वी एल माइनस वी सी, ओके देन ठीक है। तो इसका हम मैग्नीट्यूड की बात करें वी एल माइनस वी सी, तो आप सही कह रहे हो कि वी एल माइनस वी सी की वैल्यू आपको यहाँ पर 9 वोल्ट दे रखी नॉर्मली रूप से, ठीक है। वी एल माइनस वी सी की वैल्यू आपको 9 वोल्ट गिवन है इसके मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपको यहाँ पर, ठीक है, मॉड के फॉर्म में, ओके। अगला आपको बोल रखा है कि वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का रूट, और इन सभी का जो रूट है उसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 15 वोल्ट। ऐसा आपको डाटा गिवन है आपके पास में। यस, बाकी सब सही है। आप ये कहना चाहते हैं कि वी एल माइनस वी सी की वैल्यू 9 वोल्ट है मेरे पास में। अब इन 9 वोल्ट में रख भी दूं, देन वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी 9 का होल स्क्वायर फॉर ए रूट दैट इज 15 वोल्ट, एंड रूट हो जाएगा इसके पास से मेरा 9 9 is 81 and it is 225 volt, okay, and then answer to be 144। वी आर की वैल्यू अभी 144 आएगी, इट इज 12 वोल्ट, ओके। यहां तक हमें प्रिसाइसली मालूम पड़ गई चीज है। अब यहां से मुझे वी एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें इसको वीसी में पुट आउट करना पड़ेगा। तो यहां से हम बात करें तो वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर ही हो जाएगा 400 वोल्ट इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, और हमारी वी आर की वैल्यू दे रखी है, वी आर का होल स्क्वायर दे रखा है 144, वी एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 400। तो ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, 400 माइनस 144 इट इज 256, एंड वी एल की वैल्यू यहां से हो जाएगी मेरे पास में 256 दैट इज 16 वोल्ट। 16 वोल्ट हमारे पास में आ चुका है। सो यस, देन वी एल माइनस वी सी इज इक्वल टू 9 volt, VL is 16 minus VC is equal to 9, and then VC is equal to 16 minus 9 that is 7 volt. Thank you. Finally we done something. Thank you so much. Thank you so much. Okay, thank you so much. चलिए फटाफट एक और क्वेश्चन पढ़े। सीआरओ के अंदर हम लोग बात करते हैं कि उसकी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वहां पर हमें टाइम बेस्ड सिग्नल चाहिए होता है ताकि हम
उसके पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग है उसको इंजेक्ट कर सकें। तो हम बोलते हैं कि यहाँ पर टाइम बेस्ड सिग्नल उस समय के ऊपर हमारा बेसिक तौर पे शॉर्ट सिग्नल के फॉर्म में होते हैं मेरे पास में, ठीक है। ऐसे इस तरह के कुछ शॉर्ट सिग्नल के फॉर्म में मेरे पास में होता है। तो और सॉल्यूशन मेरे पास में यही है, ओके। अगली चीज, एक 2 वाट मीटर का क्वेश्चन है, इसके पहले ही मैंने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा है। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली वो ट्रूथ टेबल या तो वाट मीटर की W1 W2 की फॉर्मूला रट लो और उससे डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ बोला है वन ऑफ द वाट मीटर रीड नेगेटिव, इट मे बी कंक्लूड दैट पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है। आपको बोला है कि कभी 2 वाट मीटर मेथड में जहां पर 2 वाट मीटर लगे होंगे उनमें से एक वैल्यू कभी आपके नेगेटिव है, उसका मतलब क्या कि वो कौन से पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। तो याद करो, इसके लिए मैंने आपको कहा था कि आपकी वैल्यू जैसे ही आपकी 0.5 से आगे कूदेगी, इन सेंस हमने कहा था कि जब पावर फैक्टर की वैल्यू 0.5 हो तो 0.5 बोले तो cos थीटा की वैल्यू कब होगी या उससे ऊपर कब होगी मेरी 0.5 के ऊपर। तो हम पावर फैक्टर की बात करें 0.86 से 0.0707, ठीक है। और उसके नीचे कितना होता है हमारे पास में 0.5 होता है 1/2 या फिर 45 डिग्री, ठीक है। तो cos 45 डिग्री, ठीक है, और cos 45 डिग्री के ऊपर cos 60 डिग्री की हम बात करते हैं हमारे पास में, ओके। cos 30 पे आता है 1/2, सॉरी cos 30 पे आता है 1/2, ओके। तो cos की वैल्यू हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं यहां से। cos पहले तो थीटा हमारे पास में आएगा, cos थीटा आएगा, W1 की वैल्यू आएगी रूट ऑफ V1 I1 cos ऑफ 30 - 5 थीटा आपका, और W2 की वैल्यू आएगी √3, रूट की वैल्यू हटिया दो, V1 I1 cos ऑफ 30 + 5। ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो दोनों से नेगेटिव वैल्यू फटाफट निकाल लेते हैं कि cos की वैल्यू जब मेरे पास में 30 डिग्री हो गई है, ठीक है, 1 cos थीटा, जब cos 0 होगा तो 0 डिग्री पे 1 हो जाएगा, 30 डिग्री पे इसकी वैल्यू हो जाएगी मेरी 0.866, 45 डिग्री पे हो जाएगा 0.707, 60 डिग्री के ऊपर हो जाएगा 0.5 और 90 डिग्री पे ये हो जाएगा मेरे पास में इसकी वैल्यू 0। इस तरह से हम cos थीटा का टेबल पढ़ते हैं। तो इस टेबल में हम बात करें कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में क्या जाएगा। तो 45 डिग्री के ऊपर 0.866, ठीक है, ये हो जाएगा 0.707, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 0। जब cos की वैल्यू 30 डिग्री, 30 - 30 cos 0, तो cos 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पर V1 I1 लिखा आ जाएगा। cos 30 + 30 60 डिग्री बोले तो 0.5, इट मीन जो हमारी वॉट मीटर की रीडिंग है उसकी रीडिंग हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। 45 डिग्री जब हम लगाएंगे तो 0.7, यहाँ पर 45 डिग्री माइनस का 15 आ जाएगा cos। तो बेसिकली तौर पे हमारी V1 I1 की वैल्यू कुछ cos के 15 डिग्री की तरफ चल जाएगी, मगर ये हो जाएगा V1 I1 cos का 75 डिग्री, ओके। cos 60 के अंदर इसकी वैल्यू हो जाएगी V1 I1 cos 30 फर्दर हो जाएगा 0.866 मल्टीप्लाई में 30 + 60 90 डिग्री, cos 90 होता है 0। तो ये हमारा नेचर है, ये हमारा नेचर है। इस नेचर के बाद हम ये बात करते हैं कि सर जैसे अब मेरी वैल्यू घट रही थी, क्या कर रही थी, पहले हाफ हो गई, हाफ से 1/4 हो गई, 1/4 से 0 हो गई। अब इसके बाद जैसी वैल्यू आएगी मेरे पास में, अब वैल्यू मेरी नेगेटिव रीजन में जाएगी और फर्दर इसकी जो वैल्यूज है ये इंक्रीमेंट के दौर के ऊपर जा रही है। तो अब देखोगे cos 90 के ऊपर बात करोगे तो क्या होगा, cos 90 के ऊपर 30 - 60, तो यहाँ पर 60 डिग्री 0.5 V1 I1, तो ये हो जाएगा माइनस का 0.5 V1 I1। तो पहली डिग्री आपकी कुछ आ जाएगी माइनस के अंदर। तो हम बोलेंगे जब मेरी पावर फैक्टर की वैल्यू
0.5 से कम हो जाएगी, लेस देन 0.5 हो जाएगी, तब मेरी वैल्यू हमारी जो वन ऑफ द वैल्यू वाटमीटर की वो नेगेटिव हो जाएगी। अगला ये वन ऑफ द क्वेश्चंस है जहां पर कि हमें बात कर रहे हैं कि मेरा एक मॉडर्न पावर सेमीकंडक्टर यहाँ पर आईजीबीटी किस कॉम्बिनेशन से बनता है। तो मोस्ट ऑफ इट हमें समझ में आना चाहिए आईजी एंड बीटी, तो इसका फुल फॉर्म है इंसुलेटेड गेट बायपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बेसिकली तौर पे इसको आप इस तरह से आप समझ सकते हो कि ये जो बेसिकली तौर पे बायपोलर ट्रांजिस्टर बेसिकली तौर पे बीजीटी से एक तो बन रहा है ये, ठीक है, और इंसुलेटेड गेट तो कहां पर होता है, तो मेरे मॉसफेट के अंदर होता है। तो बेसिकली तौर पे जो तुम्हारा आईजीबीटी है वो बना होता है मॉसफेट और आपके बीजीटी से। तो ऑप्शन नंबर ए इज 2। एक ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है जहां पर ये बोला गया है कि आपके पास में ट्रांसफार्मर सिंगल फेज था। ये बेसिकली एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को डिटेल क्वेश्चन लिया है जहां पर बोल रहे हैं कि एक 200 केवी के एक रेटेड मेरा ट्रांसफार्मर है जिसकी केवी रेटिंग 200 केवी दी हुई है। इसका फुल लोड के ऊपर जो कॉपर लॉस है, ठीक है, वो है मेरे पास में 1.5 किलोवाट या फिर 1500 वॉट दे रखा है आपको। आयरन लॉस यहाँ पर जो फिक्स है मेरे पास में, हम जानते हैं आयरन लॉस फिक्स नेचर के होते हैं, तो उसकी वैल्यू 1000 वॉट दे रखी है। अब आपको पूछा है कि यही चीज, यही जो आयरन लॉस है और यही कॉपर लॉस है, इनकी वैल्यू हाफ लोड पे क्या होगी। इट मींस जब मेरी हम जब रेटेड मतलब 200 केवीए पे चला रहे हैं तो मेरा कॉपर की वैल्यू इतनी है और मेरी आयरन लॉस की इतनी वैल्यू। अब जब मैंने लोड की वैल्यू हाफ करी, इट मींस यहाँ पर मैंने 100 केवीए पे काम करना स्टार्ट कर दिया, फिर उसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि के की वैल्यू 1/2 पे काम करना चालू कर दिया, तो मेरे कॉपर लॉस और आयरन लॉस में क्या होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि मेरे जो आयरन लॉसेस होते हैं फिक्स लॉसेस होते हैं। इट मींस इसका लोड के बढ़ाने या घटाने पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं करती, तो जो पहले लॉस होगा वही वही बाद में हो जाएगा। इट मींस आयरन लॉस की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी, 1000 वॉट हो जाएगी, बिकॉज इट इज अ फिक्स लॉस। ठीक है, तो यहां से एक ऑप्शन रहा मेरे पास में, तो आयरन लॉस 1000 कब है, ऑप्शन नंबर ए यही राइट है। अब कॉपर लॉस के लिए देख लेते हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है, तो कॉपर लॉस के लिए भी इसको निकाल लेते हैं क्योंकि डायरेक्टली आंसर आ चुका है, फिर हम कॉपर लॉस के लिए निकाल लेते हैं, ये हमारी मजबूरी है। तो कॉपर लॉस के लिए फॉर्मूला है कि किसी भी लोड के ऊपर कभी कॉपर लॉस निकालना हो, ठीक है, तो फुल लोड के ऊपर जो भी मेरा कॉपर लॉस दे रखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी लोड मतलब के की वैल्यू से, के होल स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी मुझे कॉपर लॉस की वैल्यू दे रखी है कि k/2 के ऊपर मुझे निकालना है। फुल लोड के ऊपर कॉपर लॉस कितना दे रखा है तुम्हें, 1500, के की वैल्यू हाफ का होल स्क्वायर, 1500 इंटू 1/4 750 और ये हो जाएगा 325। ठीक है, सॉरी 375। ठीक है, तो मेरे जो कॉपर लॉस हो जाएंगे यहाँ पर फुल लोड की हाफ लोड के ऊपर हो जाएंगे 375 वॉट। ठीक है, के की वैल्यू 1/2 पे, तो आंसर इट शुड बी आल्सो बी ओके। चलिए अगला, इसके लिए मैंने थोड़ा क्वेश्चन छोड़ रखा था। अगला एक कैपेसिटेंस कनेक्टेड है जो कि इन सीरीज विथ 10 माइक्रो ओम कैपेसिटर फॉर ए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टू बी 7.5। ठीक है, आपको बोल रखा है कि दो कैपेसिटेंस आपस में कनेक्टेड कुछ इस तरह से, जहां पर कि एक कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको गिवन है 10 माइक्रो फेराड। ठीक है, तो उनका बोला है कि उसका इक्विवेलेंट आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू दे दी है 7.5 माइक्रो फेराड। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं फॉर ए सीरीज सर्किट, ठीक है, तो ये एज ए पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कैसा पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो हम यहां बोलते हैं 1/सीरीज इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, तो हम बोलते हैं 1/, कभी आपको सी इक्विवेलेंट चाहिए सीरीज के अंदर कैपेसिटेंस में,
जैसे कि आपको बोल रखा है कि दो कैपेसिटेंस है, एक का दे रखा है ये, एक की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, मगर दोनों का अक्रॉस में इक्विवेलेंट सीरीज आपको दे रखा है कितना 7.5 गिवन है। तो इसका फॉर्मूला है C1 प्लस C2, या फिर इसको हम लिख सकते हैं C इक्विवेलेंट का सीरीज चाहिए आपको, तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो और दोनों को नीचे एडिशन करो। सीरीज की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है 7.5 माइक्रोफेराड, एक की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रोफेराड इंटू C1, 10 माइक्रोफेराड इंटू मल्टीप्लाई एडिशन विथ C1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 75 माइक्रोफेराड का होल स्क्वायर। ओके, माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कैंसिल कर लेते हैं, पहले तो माइक्रोफेराड से माइक्रोफेराड कैंसिल कर लेते हैं ताकि यहाँ पर आए तो ये आसानी से माइक्रोफेराड में लिखा जा सके। प्लस 7.5 माइक्रोफेराड, ठीक है, इज इक्वल टू 10 C1। इस तरह का कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता है। चाहे माइक्रो में नहीं है ना, माइक्रो हटा लेते हैं। तो 75 माइक्रो इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 2.5 C1 हो जाएगा मेरे पास में, और फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम इस चीज को, तो ये 2.5 उधर जाके कितना हो जाएगा, ये माइक्रो में ही है C1, ये 7 टाइम, ये हो जाएगा 30, तो ये C1 की हो जाएगी 30 माइक्रोफेराड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज। कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, पेन चेंज कर लेते हैं। बहुत ही छोटा है, एक क्लिपर, एक मैंने इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है जहां पर कि हमें क्लिपिंग सर्किट के बारे में जानते देना है कि एक आपके पास में एसी सर्किट लगा रखा है जिसकी मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा वेवफॉर्म दे रखा है। इस वेवफॉर्म के ऊपर जब मैंने आइडल डायोड लगा दिया है जो कि ऐसे काम कर रहा है, जब इसको फॉरवर्ड बाइजिंग दी जा रही है, इसका क्रॉस पॉजिटिव लगा जा रहा है तो शॉर्ट सर्किट कर रहा है, और जब इसका अक्रॉस नेगेटिव सप्लाई आ रही है तो ये ओपन सर्किट कर दे रहा है, कुछ ऐसा सर्किट है। तो दोनों का सर्किट डायग्राम बना लेते हैं और ये पता करना है कि उसके अक्रॉस से मेरे सर्किट में क्या होगा। तो अब ये बना लेते हैं कि जब ये एज ए फॉरवर्ड बाइजिंग स्टेट के ऊपर जाएगा, जब इसका अक्रॉस पॉजिटिव हाफ लगा होगा, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ लगा हुआ सर्किट का, और यहाँ पर मेरे पास में रेजिस्टेंस होगा, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज V आउट है इसकी वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। जब शॉर्ट सर्किटिंग होगा तो पूरा का पूरा वोल्टेज करंट इसके अक्रॉस से मेरा होके जाएगा मेरे पास में यहाँ पर, ठीक है। जब मेरे पास में नेगेटिव हाफ सर्किट होगा मेरे पास में सर्किट का, इट मींस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। यहां से करंट की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है, और वोल्टेज यहां पर जो हो जाएगा उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। इट मींस यहाँ इनपुट जितना होगा उतना ही मेरा आउटपुट वोल्टेज में दिखाई देगा यहाँ पर। तो बेसिकली एक तरह का हाफ वेव रेक्टिफायर सरी का काम करेगा, जहां पर कि इसकी जो आउटपुट सर्किटरी है वो ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। इसका ये सॉल्यूशन होगा। मैंने इसके फर्दर डायग्राम नहीं बनाए ताकि मैं आपको डायरेक्टली सिंपल सॉल्यूशन में आपको समझा सकूं यहाँ पर मेरे पास, ठीक है। जब इसका नेगेटिव हाफ होगा तो कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, आउटपुट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। जब मेरे पास में यहाँ पर होगा तो आउटपुट की वैल्यू मेरी इनपुट के बराबर होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक ओपन सर्किट दे रखा है क्योंकि ओपन भी हमारे पास में दोनों है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सभी है। तो एक क्वेश्चन वहां से दिया है कि एक तरह का आपका सर्किट है, यहाँ पर V1 और V2 मैंने दोनों इनपुट यहाँ पर लगा रखे हैं सर्किट में, तो आपको बताना है कि इसके आउटपुट साइड की आपकी इक्वेशंस क्या बनेगी, इसकी आपको सिंप्लीफाइंग रूप से आपको बताना है। तो यहाँ पर कभी V2 इस जगह पर रखा हुआ है, आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल पर रखा हुआ है यहाँ पर, तो बाय यूजिंग द वर्चुअल ग्राउंड यहाँ पर भी क्या हो जाएगा V2 की वैल्यू यहाँ पर प्रपोज हो जाएगी बाय यूजिंग द फंडामेंटल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड, ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड के फंडामेंटल से V2 की वैल्यू अब कहाँ आ जाएगी, इस पर्टिकुलर नोड में आ जाएगी। इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम इसको पॉइंट को A मान के चले,
पॉइंट ए के ऊपर केसीएल अप्लाई करें, अप्लाई केसीएल। ठीक है, हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं जहां पर हम बोल रहे हैं कि यहां से जाने वाला करंट आई है और यहां से निकलने वाला करंट क्या है, आई है। ठीक है, तो केसीएल में हम बोलेंगे कि हमारा जो वोल्टेज कभी इनकमिंग है तो बोलेंगे V1 माइनस V2 बाय R1। ठीक है, और मेरा लीविंग कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, V2 माइनस वोल्टेज V0 अपॉन R ऑफ F। ठीक है, अब यहां से हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, V0 की वैल्यू चाहिए। V1 अपॉन V2 अपॉन ये RF की वैल्यू ऊपर लेके आ जाओ, RF अपॉन R हो जाएगी मेरे पास में यहां पर, इज इक्वल टू V2 माइनस V0। अब मैं थोड़ा साइन को चेंज कर लेता हूं मैं यहां पर, V0 इज इक्वल टू ये इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा V2 माइनस RF अपॉन R, V1 माइनस V2। ठीक है, ये आपकी सर्किटरी बनेगी इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ओके, V2 माइनस V0 एंड दैट पर्टिकुलर केस, तो V2 यहां से मेरे पास में हो जाएगा V2 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R माइनस RF अपॉन R अपॉन V1। ओके, फर्दर सॉल्व इस चीज को हम लोग करेंगे तो मेरे पास में फंक्शन क्या बनेगा मेरे पास में यहाँ पर, V2 इज इक्वल टू R प्लस RF अपॉन R माइनस RF अपॉन R इज इक्वल टू V1। ऐसा कुछ मेरा क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पर V1 माइनस V2 की वैल्यूज मुझे फाइंड आउट करनी है। ओके ओके, V1 RF यहाँ से जाएगा। ओके, अब यहाँ से R की वैल्यू को कॉमन कर दें यहाँ से हम लोग, तो V2 R प्लस RF, यहाँ से कुछ इक्वेशन में गड़बड़ हो रही, एक सेकंड, एक इक्वेशन में गड़बड़ हो रही यहाँ पर, देयर शुड बी सम कंफ्यूजन। जैसा लेता हूँ वैसे ले लेता हूँ, V2 माइनस V1, हम यहाँ से जूम करते हैं, यहाँ से सारे करंट जा रहे होंगे, बेटर रहेगा, बेटर रहेगा। V2 माइनस V1 अपॉन R1 और V2 माइनस V0 इज इक्वल टू R, इट शुड बी गुड, ये ज़्यादा बेटर है। एंड देन R1 RF इज इक्वल टू RF V2 माइनस V1 R1 इज इक्वल टू V2 माइनस V0 इज इक्वल टू 0। एंड देन यहाँ से हम क्लासिफाई करेंगे तो V2 की वैल्यू आ जाएगी RF, या फिर V2 को हम सब अलग कर लेते हैं ऐसा, V2 इज इक्वल टू RF प्लस R1 माइनस ऑफ V1 RF। ओके, और यहाँ से जाएगा V0 R1 R1 अपॉन RF इज इक्वल टू 0, ये उधर की साइड चल जाएगा तो ये हो जाएगा V2 RF अपॉन R1 माइनस R1 RF इज इक्वल टू R1 RF इज इक्वल टू V0 R1 RF, R1 से R1 कैंसल, देन वी विल हैव RF की वैल्यू उधर जाएगी तो ये RF से ये RF भी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास में हो जाएगा। ठीक है, तो वी विल हैव V2 RF अपॉन R1 माइनस V1 RF अपॉन R1 that is equal to V of 0।
देन वी हैव टू बी फर्दर सॉलिड, इस पर्टिकुलर इसको हम पीछे लिख लेते हैं, V2 RF अपॉन R1 माइनस V1 RF अपॉन R1 इक्वल टू V ऑफ 0। नाउ वी हैव टू बी कंसिडर्ड V1। अब सारी चीजों को कैंसिल करना पड़ेगा, 1 प्लस RF अपॉन R1 इक्वल टू V1 RF अपॉन R1 इज इक्वल टू V ऑफ 0। कुछ गलती हो रही है यहाँ पर इन दोनों के अंदर, यहाँ पर एक वर्चुअल ग्राउंड भी हो जाएगा, तो इनमें से कोई आंसर सही नहीं आ रहा है। इट शुड बी रॉन्ग बाय बोथ ऑफ देम। यस, ये एक रिप्रेजेंटेशन का V2 रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हमारे पॉजिटिव को, और रिप्रेजेंटेशन कर रहा है नेगेटिव हाफ को। मेरे पास RF अपॉन R1 को हम कॉमन करें तो हो जाएगा V2 अपॉन V1 एंड देन प्लस ऑफ V2 इज इक्वल टू V0। इट शुड बी लास्ट इनफ, इनमें से कोई होना चाहिए। RF अपॉन R1 विच वन विल बी सॉल्यूफाइड, V2 माइनस V1 तो होगा मेरे पास में, RF अपॉन R1 फर्स्ट केस सिनेरियो शुड बी दिया। ये मेरा सॉल्यूशन रहेगा इस पर्टिकुलर केस में। ओके, ये मेरा पर्टिकुलर केस का सॉल्यूशन रहेगा। यस यस यस, ऑप्शन शुड बी रॉन्ग। ओके, अगला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। दैट शुड बी फ्रॉम आवर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, जहां पर कि हम लोग बात करेंगे हमारे कि हमें आउटपुट की रेंज चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए यहाँ पर सिस्टम का। तो ये बेसिकली तौर पे ये जो देखा रखा है, ये ऑर गेट है, ये एंड गेट है, एंड गेट इज ऑर गेट, वापस मान रखा है। तो D प्लस सी, तो ये हमारा D मल्टीप्लाई बाय सी हो जाएगा इसका आउटपुट। ये B हमारे पास में आया है और यहाँ पर D मल्टीप्लाई बाय सी है, यहाँ पर हो जाएगा B प्लस D मल्टीप्लाई बाय सी, या D डॉट सी हम बोल सकते हैं इसे, हम लोग D डॉट सी हम लोग बात कर सकते हैं। और फिर मेरे पास में A यहाँ पर आ रहा है B प्लस D डॉट सी, और फिर इन दोनों का क्या हो जाएगा, वापस डॉट कन्वर्जन हो जाएगा, तो A डॉट B प्लस D डॉट सी, इस तरह का कुछ आउटपुट मेरे पास में आएगा। तो उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लें, A डॉट B प्लस डी सी, ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास में आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर B2 है हमारे पास में एज ए सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट, दैट इज अ रीजन हैज अ हाईएस्ट एरिया इंटरवेंशन, किस पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा बड़ा एरिया होता है। तो मैंने आपको समझाया था बीजीटी के अंदर, तो मैंने कहा था जो इमीटर होता है मेरे पास में, इमीटर के ऊपर हाईएस्ट डोपिंग होती है। ठीक है, इमीटर हैज हाईएस्ट डोपिंग, और जो सबसे ज्यादा एरिया होता है वो होता है मेरा, वो कलेक्टर के पास में होता है। और लोएस्ट डोपिंग और लोएस्ट एरिया वो मेरे बेस के पास में होता है। तो इसका ऑप्शन है मेरे पास में कलेक्टर। अगला एक क्वेश्चन है फ्रॉम बाइनरी कन्वर्जन्स, जहां पर कि एक डेसिमल है मेरे पास में 10.625, इसका कन्वर्जन करना है मुझे आपके बाइनरी फॉर्म में। ओके, तो मुझे इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करें, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्म जो 10 वैल्यू दे रखी है, एक जो 0.625 दे रखी, इनको अलग अलग करेंगे। तो 10 को हमें कन्वर्ट करना है, तो इसको हम डिवीजन करना पड़ेगा और 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करें। 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में रिमाइंडर बचेगा 0 और वैल्यू आएगी नीचे
और एमएसबी टू एलएसबी इसका वैल्यू लेके जाएंगे तो आगे का जो फॉर्मूला है उसका आंसर आएगा 1010। अब इसका जो डॉट है इस पार्ट को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट को सॉल्व करें तो 0.625 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.250, ओके, 1250, ओके। और यहां से 1 की वैल्यू को उठा के पीछे लिख लेते हैं हम लोग। यहां से बचा 0.250 मल्टी फर्दर बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.500, ठीक है। फर्दर इसकी 0 की वैल्यू उठा के नीचे पीछे लेके आए। फिर यहाँ बचा 500 मल्टीप्लाई करा 2 से तो बचा 100। ये 1 की वैल्यू उठा के यहाँ पर हम लोग लेके आए, 0 बचा, तो 0 का मल्टीप्लाई करो 2 से तो फर्दर आंसर आएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा। एमएसबी टू एलएसबी की तरफ चले हम लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी एमएसबी टू एलएसबी की तरफ चल रहे थे हम लोग, तो यहां से आंसर आएगा 1010। That's your बाइनरी कन्वर्जन, ठीक है। तो यहां से 1010 का कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर ए, इट इज योर सॉल्यूशन, ओके। चलिए, डायोड दैट इज नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, तो मैंने कहा था टनल डायोड वन ऑफ द डायोड है जो कि नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में काम करता है, ठीक है। ये इसका हमारा ऐसा हमने कुछ टनल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बनाई, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारा डायोड टनल मतलब डायरेक्टली क्रॉस वर्ड कर देता है, जहां पर कि हम एनर्जी के सिनेरियो की उसकी बैंडविड्थ के रिलेटेड हमने बात करी थी। तो ये हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस है, जहां पर कि हमारा इस पर्टिकुलर केस के अंदर हमारे हम वोल्टेज वर्सेस करंट कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सॉरी, ये वोल्टेज है और ये करंट कैरेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस है वोल्टेज बढ़ाने पे करंट की वैल्यू घट रही है, ठीक है। तो ये हमारा टनल डायोड है, ओके। नेक्स्ट, डिप्लीशन मॉसफेट ऑपरेटिंग, तो हमने आपको दो तरह के मॉसफेट बनाए थे, एक पढ़ा था एनहांसमेंट मॉसफेट और एक पढ़ा था डिप्लीशन टाइप मॉसफेट। तो मैंने कहा था एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट के दो टाइप हो सकते हैं मेरे पास में, डिप्लीशन एनहांसमेंट मोड, मगर जो डिप्लीशन टाइप मॉसफेट इसका एक ही मोड होगा, ओनली दैट इज डिप्लीशन मोड ओनली, इन एनहांसमेंट मोड में काम नहीं करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने चर्चा करी थी। अगला एक सर्किट है, फाइनल क्वेश्चन है हमारे पास में, आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। जहां पर बोल रखा है कोने पे एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट के अंदर I1 की वैल्यू तुम्हें गिवन है दैट इज 1.5 एम्पियर। आपको यहाँ पर इस I2 करंट की वैल्यू पता करनी है, जस्ट इतना ही पता करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सारा डाटा गिवन है तो इजीली वे में इसको आप कर पाएंगे। क्या करना है, देखिए कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर सीधे सीधे केवीएल का ये क्वेश्चन है, यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर आपको बोल रखा है कि इस सर्किट में है, इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस से करंट जो जा रहा है वो 1.5 एम्पियर का है और इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है 2 ओम का है। तो बताइए कि इसका अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा? तो हम बोलेंगे इसके अक्रॉस कहीं वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, V2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, V 1.5 इंटू 2 दैट इज 3 वोल्ट का वोल्टेज का ड्रॉप होगा, ठीक है। पहले प्लस और फिर माइनस, तो कभी बोलूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मेरा कितना वोल्टेज ड्रॉप है ये पता करना चाहो तो क्या करोगे कि इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर कितना वोल्टेज है, तो माइनस का 6 केवीएल अप्लाई करो, -6 प्लस 3 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना बचा, तो बोलेंगे हमारे पास जो वोल्टेज वो -3 वोल्ट है जो कि यहां से यहां हमने लगा हुआ है। इट मीन करीब करीब 3 वोल्टेज का यहाँ पर मेरे पास में ड्रॉप है, जो कि किसके अक्रॉस किस ब्रांच में है, आपकी इस ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है कितना है, 3 वोल्टेज का ड्रॉप है मेरे पास में। कभी इस ब्रांच में 3 वोल्टेज का मेरे पास में ड्रॉप है तो करंट I2 की बात करें तो V अपॉन R लगा देते हैं हमारे पास में, 3 वोल्ट है और 2 ओम है, तो यहाँ पर डायरेक्टली निकाल दोगे कि 1.5 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है। ज्यादा चीजें नहीं, बस 2 या 4 चीजें। बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन भी इसका हो सकता था कि यहाँ पर मैं आपको केसीएल की लगाता, यहाँ पर बहुत बड़ा केवीएल का रूल लगाता या थेवेनिन थ्योरम लगाता, मगर बेसिक कंसेप्ट यही कहता है फटाफट निकालने के लिए कि यहाँ पर आप इसके अक्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालो, ठीक है, बाय ओम्स लॉ, और फिर आपके इसके अक्रॉस इस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब इस पर्टिकुलर ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस आप निकालो कितना वोल्टेज ड्रॉप है।
वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया है तो वहां पर रेजिस्टेंस गिवन है तो करंट डायरेक्टली पता कर लोगे, दैट इज 1.5 एम्पियर, दैट्स योर सॉल्यूशन। Okay, that's it. Thank you so much for today's lecture. Okay, we will continue this particular practice session for ICT also. Okay, thank you so much.